92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक शायर की मौत। जनाजे में काफ़ी भीड़ थी। वजीरपुर की तंग गलियों से गुजरते हुए जनाजे को लाल बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाना था। जनाजे के पीछे जैसे एक हुजूम था। ज़मीर खैराबादी कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थी नहीं। अपने अहद के शायरों में उनका जो दर्जा था वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। सरहदों से आज़ाद उनकी शायरी कई मुल्कों की ज़मीन चूम चुकी थी। संजीदा लेकिन मुश्किल शायरी के लिए मशहूर ज़मीर खैराबादी का नाम शायरी की दुनिया में अदब से लिया जाता था। हालांकि ये भी एक सच है कि वक्त के साथ ज़मीर खैराबादी के चाहने वालों की तादाद में ज़बरदस्त कमी आई थी। दरअसल ये नई शायरी का दौर था जिसमें शायरी का कद उसकी किताबों से नहीं मुशायरों की तालियों से तय होता था और ज़मीर साहब को मुशायरों में जाना पसंद नहीं था। वो ज़माने के उस रवैये से उदास थे जिसके लिए शायरी का मतलब सिर्फ तफरीह था। लेकिन दौर किसी के लिए कहाँ ठहरता है, लिहाजा खैराबादी साहब की मकबूलियत चंद अदीबों और दानिश्वरों तक सिमट के रह गई थी। इसके बावजूद भी आज जनाजे में अच्छी खासी भीड़ थी। वक्त की गर्द में खोया एक शायर अपने आखिरी सफ़र पे था। ज़मीर साहब के बेटे जुनैद का रो रो के बुरा हाल था। जुनैद चल नहीं सकता था। उसके दाएं पैर में पोलियो था। उस पे 17 साल की उम्र में ही वालिद का साया सर से हट जाना सदमा तो था ही। मरहूम ज़मीर साहब के ख़ास दोस्त नूर मोहम्मद ख़ान साहब जुनैद को गोद में लेके आगे बढ़ते और जनाजे पे उसका हाथ लगाते। वो हाँफ रहे थे। जुनैद को संभालते, कभी खुद कंधा देते। वो अपने चेहरे पे उतर आए गम को बार बार मुंह पोंछने के बहाने रूमाल से छुपा रहे थे। नूर मोहम्मद ख़ान वजीरपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। दोनों का साथ तब का था जब लखनऊ यूनिवर्सिटी कैनिंग कॉलेज कहलाती थी, जहाँ से दोनों ने पढ़ाई की थी। नूर मोहम्मद ख़ान साहब को ज़मीर खैराबादी ख़ान साहब कहते थे। ख़ान साहब पे ज़मीर साहब के बहुत एहसान भी थे, कॉलेज के दिनों से लेके अब तक। अक्सर ख़ान साहब कहते थे कि कहने को ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन बड़े भाई के सारे फ़र्ज़ अदा किए हैं। ये ना होते तो यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट बनना तो दूर, ख़ुद की तालीम भी पूरी ना हो पाती। इतने सालों बाद आज फिर वो सब कहा सुना ख़ान साहब को याद आ रहा था। आज जब वो दिलदार दोस्त क़यामत तक के लिए आंखें मूंद चुका था। अपने अजीज़ दोस्त को कांधा देते हुए ख़ान साहब का चेहरा जर्द हुआ जाता था। कुछ आधे घंटे में जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। पूरे एहतमाम के साथ जनाजे को कब्र में उतारा गया और कुछ ही देर में उर्दू शायरी का एक फ़नकार ज़मींदोज़ हो गया। कब्र पे निशानी के तौर पे एक तख्ती भी लगाई गई जिस पे ज़मीर साहब का शेर था। कच्ची मिट्टी का मैं एक टूटा हुआ गुलदान हूँ, कागज़ी फूलों से बिल आखिर सजाया जाऊँगा। कुछ तो लाजिम है मेरी इज़्ज़त ज़माने में ज़मीर, मैं चिराग हूँ जो कब्रों पे सजाया जाऊँगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक शायर की मौत। इस कहानी में अब तक आपने सुना वजीरपुर के एक शायर ज़मीर खैराबादी की मौत हो गई है। जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाता है जिसमें ज़मीर साहब का बेटा जुनैद और उनके अजीज़ दोस्त नूर मोहम्मद ख़ान भी शामिल हैं। जनाजे को सुपुर्द खाक किया जाता है। अब आगे। किसी शायर की मौत से वक्त कहाँ रुकता है, उसकी तो अपनी रफ्तार होती है। वक्त गुज़रता गया और इन गुज़रते हुए सालों में ज़मीर साहब के नाम पे तमाम जलसे और सैकड़ों मुशायरे किए गए।
उनकी याद में किए जाने वाले मुशायरों में फिल्मी धुनों पे गज़ल पढ़ते हुए तमाम नौसिखिए शायरों ने मुशायरे लूट लिए, लेकिन ज़मीर खैराबादी महज वो नाम बन के रह गए जो कभी कभार मुशायरों में स्टेज पे लगे पोस्टरों पे अब दिखता था। शहर के किनारे बने कब्रिस्तान में एक शायर की कब्र मिट्टी में धंस के ज़मीन हो रही थी और उसकी शायरी धूल से पटी बंद किताबों में दम तोड़ रही थी। सुबह शामें दिन तमाम करती रहीं और एक शायर को भुला चुकी दुनिया तेज़ कदमों से वैसे ही चलती रही। अब ज़मीर खैराबादी की मौत हुए 8 साल हो गए थे। ज़मीर साहब का पुश्तैनी मकान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मकान की हालत देख के कोई नहीं मानता कि यहाँ शायरी का उस्ताद रहता था। दीवारों पे जंगली पौधे और सीलन थी। लगता था कि एक ज़माने से रंगाई पुताई नहीं हुई है। टूटे हुए कंगूरों में मकड़ी के जाले थे और झुकती हुई दीवारें जैसे बस अभी गिर पड़ेंगी। लकड़ी के पुराने दरवाजे रात में एहतियातन ही बंद किए जाते होंगे, क्योंकि इतने कमज़ोर थे कि ठोकर से गिर पड़ते। हालांकि घर में ऐसा कुछ था भी नहीं कि मजबूत दरवाज़ों की ज़रूरत हो। उस घर में ज़मीर साहब की बीवी, बेटा जुनैद और 2 बेटियां अज़रा और उज़मा रहती थीं। ज़मीर साहब ने अपनी ज़िंदगी फ़कीराना अंदाज में गुजारी थी। पैसे रुपए कभी नहीं जोड़े। जीते जी भी घर में कभी बेशुमार दौलत नहीं थी, लेकिन जितना था उसमें न सिर्फ ठीक ठाक गुजारा हो जाता था, बल्कि दोस्तों अजीज़ों की मदद भी हो जाती। लेकिन उनके जाने के 8 साल बाद सब बदल गया था। अब जब हुकूमत ने सुध नहीं ली और ज़माने ने उनको भुला दिया, तो उनके परिवार के लिए मुश्किल वक्त आ गया था। जुनैद और उसकी बहनों की तालीम पूरी हो पाती, इससे पहले ही उन पे बोझ आ पड़ा था। एक पैर से लाचार जुनैद पूरी कोशिश करता था, लेकिन हालात ख़राब थे। शहर में मुशायरों और अदब की महफिलों की वाह वाह की आवाज़ उन कमज़ोर दरवाज़ों तक पहुँचने के पहले ही दम तोड़ देती थी। यूँ तो गरीबी अपने आप में ही एक बीमारी है, लेकिन खैराबादी साहब की ज़ईफ़ बीवी और ज़्यादा बीमार थी। बिस्तर से उठना दुश्वार था, लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद जुनैद ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उनकी रगों में भी एक गैरतमंद शायर का खून दौड़ रहा था। बैसाखी के सहारे चलने वाला जुनैद पासी की एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करता था और थोड़ी सी तनख्वाह के लिए दिन रात दौड़ता था। वो रोज़ शाम को घर लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाली टॉफ़ी की फैक्ट्री से टॉफ़ी और उनके रैपर घर लाता था। अगली सुबह तक उज़मा और अज़रा उन टॉफ़ियों पे रैपर चढ़ाने का काम करती। किलो पे 15 रुपए का भाव मिलता था। तमाम तकलीफ़ें और मुश्किलों के बीच ज़र्रा ज़र्रा जोड़ के किसी तरह उस गिरते हुए मकान में 4 जिंदगियां सांस ले रही थीं। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। चौखट पे कोई अनजान दस्तक हुए ज़माने बीत गए थे, लेकिन आज ज़मानों बाद एक दस्तक हुई। सुनिए, कोई है? 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक शायर की मौत। इस कहानी में अब तक आपने सुना ज़मीर खैराबादी की मौत के 8 साल बाद उनकी शायरी को ज़माना भूलने लगा था। उनका परिवार उदासीनता का शिकार हो गया। मेहनत मशक्क़त से किसी तरह घर चल रहा था। एक रोज़ घर पे एक अनजान दस्तक हुई। अब आगे। अज़रा ने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान खड़ा था। नीली पैंट और सफ़ेद कमीज़ में, चेहरे पे मोटा चश्मा। आदाब, ज़मीर खैराबादी का मकान यही है? जी। मेरा नाम वकार है। मैं ज़रा ज़मीर साहब के बारे में कुछ बात करना चाहता था। 2 मिनट कह के वो अंदर चली गई। कुछ देर बाद जुनैद दरवाजे पे आया। बैसाखी पे संभलता हुआ जुनैद, पीला चेहरा था, धंसी हुई आँखें, पतला जिस्म। वो बीमार लग रहा था। वकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आइए, अंदर आ जाइए। आंगन में चारपाई खींच के वकार को बैठने का इशारा किया।
वकार एक टक घर को देखता रहा। जहाँ तक निगाह जाती थी गुर्बत, बेबसी और लाचारी थी। घर में सिवाय कुछ टूटे फूटे बर्तनों और चीथड़े नुमा कपड़ों के कुछ नहीं था। पूरा घर एक अजीब सी बू से महक रहा था। घर में ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ किसी रिहाइश का एहसास हो, और अगर रहता भी होगा तो उनका सारा वक्त सिर्फ जिंदा रहने में ही निकल जाता होगा। दोनों बहनें दरी पे लेटी माँ को पंखा झल रही थीं। माँ इतनी बीमार लग रही थीं कि जैसे बस आखिरी वक्त हो। बेबसी और गुर्बत की ऐसी तस्वीर वकार ने पहले कभी नहीं देखी थी। जी कहिए, जुनैद ने पूछा। वकार बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे चचा अनवार शेख को तो आप जानते होंगे। जुनैद ने नाम में सर हिलाया। ज़मीर साहब के दोस्त थे, उसने हड़बड़ाहट में बताया। बल्कि मैं ख़ुद ज़मीर साहब का फ़ैन हूँ, मेरे पसंदीदा शायर हैं। इन दिनों शायरों पे किताब लिख रहा हूँ। रेफरेंस के लिए उनकी किताब सफ़र में है चिराग चाहिए हर जगह ढूंढी। लोगों ने बताया कि अब उनकी किताबों के नए एडिशन पब्लिश नहीं होते। इस शहर आया तो सोचा कि यहाँ हो लूँ, शायद कुछ पता चले। आप तो जानते होंगे किसी ज़माने में वो किताब कितनी मकबूल हुई थी। जुनैद बोला, जिन्हें मुझे कुछ भी नहीं पता, शायरी वायरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किताब नहीं पढ़ता। क्यों? वकार ने हैरानी से पूछा तो जुनैद मुस्कुरा दिया। अपने पसंदीदा शायर का घर इस हाल में देख के वो सोचने लगा कि ये कितना अफसोसनाक है कि एक बेटा अपने वालिद के फ़न का वारिस तो क्या, किताबों से मानूस भी नहीं है। मुफलिसी और लाचारी ने एक शायर की अदबी विरासत का गला घोंट दिया था। बदहाली पे नज़र डालते हुए उसने फिर सोचा कि जिनकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो, उनसे शायरी का तकाजा फजूल है। 4 दीवारों और एक छत का बोझ जुनैद के एक पैर पे था। इसकी आड़ में 3 जिंदगियां कांक रही थीं। वकार ने पूछा, ज़मीर साहब के कोई दोस्त वगैरह? जुनैद बोला, पता नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, एक नूर मोहम्मद ख़ान साहब थे। अब्बू के इंतकाल के बाद कुछ वक्त तक तो वो कभी कभार आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आते। सुना उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। अब तो कोई नहीं आता। वकार के माथे पे लकीरें थीं और आंखों में आंसू। जुनैद ने कहा, आपको अब्बू की कोई किताब विताब चाहिए? उस सामने वाले कमरे में देख लीजिए, ये उन्हीं का कमरा है, सालों से बंद है। देखिए, शायद आपके काम का कुछ मिल जाए। हाँ ज़रूर। आंखों की नमी छुपाते हुए वकार फुर्ती से उठा। जुनैद ने इशारा किया और वकार एक कमरे की ओर बढ़ गया। अपने सबसे पसंदीदा शायर से दोबारा मुलाकात करने जा रहा था वो। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक शायर की मौत। इस कहानी में अब तक आपने सुना वकार नाम का एक शख्स जो ज़मीर खैराबादी का फ़ैन है, उनकी मौत के 8 साल बाद उनके घर आता है। घर में बदहाली और मुफलिसी देख के वो अंदर तक टूट जाता है। तभी उनका बेटा जुनैद उसको वो कमरा दिखाता है जहाँ ज़मीर साहब लिखते थे। अब आगे। दरवाजे की सिटकनी तकरीबन जाम थी। सालों बाद दरवाज़ा खुल रहा था। ज़रा ज़ोर लगाया और वकार अंदर दाखिल हुआ। वो कमरा धूल, जालों और कागज़ों से पटा था। वकार को लगा कि जैसे कमरे में रखी तमाम किताबें उसको एक टक देख रही हैं, जैसे हर किताब की जिल्द से ज़मीर खैराबादी खुद झांक रहे हों। वहाँ ज़मीर साहब के हाथ से लिखे सैकड़ों कागज़ों के पुलिंदे थे जो किताब की शक्ल नहीं ले पाए थे। कुछ पे तो दीमक भी थी। वकार ने उनको झाड़ के उलट पुलट किया। एक कागज़ पे लिखा था, मेरी ज़बां पे नहीं है मसलहत की खराश, जो डर रहे हैं उन्हें आईने से डरने दे। मैं फिर से ख्वाहिशे शाम विसाल कर लूँगा, बस ये ज़ख्म ज़रा तन्हाइयों के भरने दे। वकार घंटों वहीं बैठ के सोचता रहा कि ये कैसा अजीब घर है। एक हिस्से में गुर्बत,
दूसरे में ख़जाना है। शाम होने से थोड़ा पहले वो अपने शहर लौट गया। वो अपने साथ कुछ नज़में भी ले गया। अपने पसंदीदा शायर के लिए ये वकार का लगाव ही था कि कुछ हफ्तों बाद उसने दिल्ली में लिटरेचर एकेडमी के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो चाहता था कि एकेडमी ज़मीर साहब की किताब के नए संस्करण छपवाए ताकि खैराबादी साहब फिर से पढ़े जाएं, उनकी शायरी फिर से ज़िंदा हो, और ये भी कि उस किताब से होने वाले मुनाफे से थोड़ी बहुत मदद उनके परिवार की भी की जाए। लेकिन तमाम दरख्वास्त के बाद भी उनकी मुलाकात एकेडमी के सदर से नहीं हो पाई। बाद में कुछ सिफारिशें लगाईं तो काम बन गया। एक दिन एकेडमी के एक बड़े अफसर ने उनको मिलने के लिए बुलाया। उसे किसी NM खान से मिलना था। वो दफ्तर पहुंच के इंतज़ार करने लगा। आखिरकार वकार की बारी आई और वो केबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर आ सकता हूं? कमरे में वकार की आवाज़ गूंज गई। बादामी सफारी सूट पहने NM खान अधेड़ उम्र के थे। रौबीला चेहरा, खिचड़ी बाल और मोटा सा चश्मा। कुछ कागज़ समेटते हुए बिना सर उठाए बेफिक्री से बोले, आइए बैठिए। फिर दराज में फ़ाइल रखते हुए बोले, कही। वकार ने कहा, सर मैं एक दरख्वास्त लेके आया था। खान साहब ने पहली बार नज़र उठा के वकार को देखा। अरे भाई, यहाँ तो सब दरख्वास्त ही लेके आते हैं, फरमाइए। फिर कागज़ों में उलझ गए। वकार ने लड़खड़ाते हुए कहा, सर वज़ीरपुर में एक शायर थे ज़मीर खैराबादी, उनके सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। उस पल कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खान साहब ठहर गए, सर उठा के वकार को गौर से देखा। उनकी आंखें फैल गईं। चश्मा उतारते हुए बुदबुदाए, ज़मीर खैराबादी, जैसे वो कहीं खो गए। हाँ, कहो क्या बात है? वकार ने एक सांस में पूरी बात NM खान को बताई। वो सब कुछ जो उसने देखा था और वो भी जो वो चाहता था। कुछ लम्हों के बाद वकार ने देखा कि NM खान के चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा था। उन्होंने पानी का ग्लास उठा के 2 घूंट पिए। वकार को अजीब लग ही रहा था कि उसकी नज़र टेबल पर रखी नेम प्लेट पे पड़ी। नाम पढ़ के वो सोच में पड़ गया। क्या जुनैद ने ज़मीर साहब के ख़ास दोस्त का यही नाम बताया था? नूर मोहम्मद खान। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी, एक शायर की मौत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वकार अपने पसंदीदा शायर ज़मीर साहब की किताबों के नए पब्लिकेशन के लिए दिल्ली में लिटरेचर एकेडमी के एक अफसर NM खान से मदद मांगता है। बातचीत शुरू होते ही उसको शक हो जाता है कि यही ज़मीर साहब के पुराने दोस्त नूर मोहम्मद खान हैं। उनसे वो सारी बात बताता है। अब आगे। वकार ने खान साहब से पूछा, सर आप ठीक तो हैं? हाँ। तो तुम कब गए उनके घर? कुछ हफ्ते पहले गया था सर। और ज़मीर साहब के बच्चे, वो? उनकी आवाज़ बहक रही थी। बुरी हालत में है सर। सर क्या आप उनको पर्सनली जानते थे? जुनैद ने अपना शक दूर करने के लिए पूछा। खान साहब लड़खड़ाते हुए बोले, अब नहीं जानता, नहीं सुना है इसलिए पूछा। दरअसल खान साहब झूठ बोल रहे थे। सच बोलते भी कैसे? एक अनजान शख्स से ये कैसे कहते कि इस ओहदे पे होने के बावजूद उन्होंने अपने दोस्त की मौत के बाद उसकी शायरी को भी मर जाने दिया। वो जिसके उन पे तमाम एहसान थे, जिसकी शायरी के वो कभी कायल थे। वकार से कैसे कहते कि उस अजीम शायर को सिर्फ ज़माने ने ही नहीं, उनके अपनों ने भी भुला दिया था। दरअसल 6 साल पहले वज़ीरपुर यूनिवर्सिटी से लिटरेचर एकेडमी के अफसर तक की जोड़ तोड़ के दरमियान वो बहुत कुछ छोड़ आए थे। ज़मीर साहब की मौत के बाद कुछ दिन तो वो उनके घर गए, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी के पशोपेश और तरक्की में इस कदर उलझ गए कि मुड़ के भी नहीं देखा।
जिस महकमे में वो काम करते थे वहाँ भी जोड़ तोड़ हावी थी। यूं तो उनका फ़र्ज़ था अच्छे साहित्य की हिफाजत, लेकिन अफसोस की मदद उन्हीं कलमकारों को होती जिनके लिए ऊपर से हुक्म होता। करप्शन कहाँ नहीं है। आज उनको एहसास हो रहा था कि जिस लिटरेचर की हिफाजत का जिम्मा उन पे है वो तो वजीरपुर में दम तोड़ रहा है। वो खुद से शर्मिंदा हुए जा रहे थे क्योंकि आज कोई अजनबी उनसे उन्हीं के ख़ास दोस्त और पसंदीदा शायर की शायरी को ज़िंदा रखने की मदद मांग रहा था, वो जिसे वो खुद भूल गए थे उन तमाम एहसानों के बावजूद जो उस दोस्त ने कभी उन पे किए थे। सर, हाँ, जैसे वो कहीं खो गए थे। वकार ने कहा, सर, शायर की मौत तो तब होती है जब लोग उसको पढ़ना छोड़ दें। ज़मीर खैराबादी की किताबें ज़माने से पब्लिश ही नहीं हुई। उनका बेशकीमती लिटरेचर एक अंधेरे कमरे में पड़ा है और घर में सिर्फ गुर्बत, भूख और तड़प सांस ले रही है। काश आप कभी उस घर में गए होते तो देखते कि वो मकान कैसे एक शायर की बदहाली और ज़माने की अनदेखी की कहानी कह रहा है। सर, सस्ती शायरी और बेहुदा लिटरेचर की हर तरफ धूम है, लेकिन अच्छी शायरी जो हमारी धरोहर है उसकी हिफाजत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए वकार साहब। खां साहब वकार की बात काटते हुए बोले, मैं इस मामले में जो भी मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। खां साहब ने वकार से साथ देने का मुकम्मल वायदा किया। वकार के जाने के बाद खां साहब वज़ीरपुर के पुराने दिनों को याद करने लगे। वो ज़मीर साहब के साथ का वक्त, वो लड़कपन के दिन और वो मुफलिसी भरा वक्त भी जब ज़मीर साहब ने उनकी मदद की थी। उन्हें ज़मीर साहब का एक शेर बार बार याद आ रहा था, तुम चुरा लो मुझसे नज़रें, तुमको ये हक़ है ज़मीर, मैं मगर हूँ आईना, मेरी कहानी और है। उधर वज़ीरपुर में जुनैद की अम्मी की तबीयत एक रात अचानक काफ़ी ख़राब हो गई। लगता था कि जैसे आखिरी वक्त है। आनन फानन में उनको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वक्त जो पहले ही मुश्किल था, कुछ और मुश्किल हो गया था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक शायर की मौत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ज़मीर साहब की शायरी के पब्लिकेशन के लिए वकार एकेडमी के एक अफसर NM खान से मिलता है। खां साहब मरहूम शायर ज़मीर खैराबादी के दोस्त थे, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए ये वकार को नहीं बताते और अजनबी बन के मदद करने का भरोसा देते हैं। एक रात वज़ीरपुर में जुनैद की अम्मी यानी शायर साहब की बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब आगे। दिल्ली में वकार इस बात से खुश था कि एकेडमी के एक बड़े अफसर ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कुछ रोज़ बाद उसको खां साहब की कॉल भी आई, लेकिन आवाज़ में मायूसी थी। उन्होंने बताया कि इस बार के शायरों की नॉमिनेशन पूरी हो चुकी है और एकेडमी ज़मीर खैराबादी की किताबों के नए एडिशन पब्लिश कराने का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऐसी किताबें बिकती नहीं हैं। मगर वो ज़ाती तौर पे ख़ुद वज़ीरपुर जाके मदद करने के लिए तैयार थे और उन्होंने वकार से कहा कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़मीर साहब उनके पसंदीदा शायर थे। उन्होंने वकार से भी साथ चलने को कहा। दिल्ली से वज़ीरपुर का सफ़र लंबा था। कुछ हफ्तों बाद वो दोनों वज़ीरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर ज़मीर खैराबादी की किताबों की बातें होती रहीं। ये भी तय हुआ कि किताबें कहाँ छपेंगी और कैसे आम लोगों तक पहुँचेंगी। वो ज़मीर खैराबादी की शायरी को ज़माने में फिर ज़िंदा करना चाहते थे। पूरे 17 घंटे के सफ़र के बाद खां साहब और वकार उस वीरान इमारत के कमज़ोर दरवाज़ों के सामने थे। आसपास का माहौल खां साहब को सुनी सुनी सी दास्तां सुना रहा था। वो खामोशी से वक्त की करवट को गीली आंखों से देखते रहे। वकार ने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो एक अधेड़ उम्र का दबंग सा शख्स बाहर आया। लुंगी बांधे हुए वो शख्स दरवाजे के किनारे पान थूकते हुए बोला, हाँ जी, कहो क्या चाहिए। वकार ने कहा, जुनैद से मिलना था। जुनैद?
भैया जुनैद उनैद अब यहाँ कोई ना रहता, वो सब तो निकल गए, मकान मैंने खरीद लिया है। खां साहब ने आसमान की तरफ सर उठाया और लंबी सांस खींची। ये मकान बिक गया? और नहीं तो क्या, हम ऐसे घुस गए इसमें, पूरा पैसा नकद दिया है, उसने आंखें चढ़ाते हुए कहा। अच्छा वो लोग कहाँ गए, कुछ बता सकते हैं? अरे हमें क्या मालूम भाई, उसने कहा मकान बेचना है, अम्मी बीमार हैं, इलाज के लिए लखनऊ जाना है। तो भैया मैंने तो आज तक उधार की एक कौड़ी ना खाई, जब ही लड़के को पूरा पैसा दे दिया। अब वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। कहा है क्या हुआ, तुम्हारा बाकी था कुछ? वकार ने उसकी बात काटते हुए कहा, इस मकान में एक कमरा है जिसमें कुछ किताब कागज़ वगैरह हैं, वो देख सकता हूँ प्लीज़? कागज़? अच्छा वो कूड़ा कबाड़ा? हाँ था तो, लेकिन अब ना है, वो भवें टेढ़ी करते हुए बोला। अब नहीं मतलब? वकार ने हड़बड़ी में पूछा। वो तो बेच दिया कबाड़ी वाले को, कल सफाई की ना घर की, पूरा अंबार लगा था रद्दी का, तौलवा डाला। उस वक्त जैसे कहीं कुछ टूट गया था, बिखर गया था, ख़त्म हो गया था। वकार और खां साहब एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। दोनों उस लम्हे के गवाह बने जो शायरी की नर्म छाँव से नहीं, जिंदगी की तेज़ धूप से पैदा होता है। ये वो लम्हा था जिसमें हर्फ खामोश हो जाते हैं, गज़ल वापस किताबों में दुबक जाती है और नज़्म सिसक सिसक के दम तोड़ देती है। वज़ीरपुर के कब्रिस्तान में एक कब्र मिट्टी में धंस के खो गई थी और शहर में आज हुई थी एक शायर की मौत। बस इतनी सी थी ये कहानी।